So, hello everyone, welcome to your own Living channel. So, this is our channel with the name of the Believers Learning Spectrum, जिसपे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको 5 PM मिल जाते हैं, इंपॉर्टेंट स्कीम्स आपको मॉर्निंग में 8 AM मिल जाती हैं एंड हम इन्हीं 45 डेज में आपकी JRF की जर्नी को और ज़्यादा बूस्टअप करने के लिए रिवीजन क्लासेस लेके आए हैं। सो इसको 45 डेज में हम हर एक टॉपिक ऑफ होम साइंस को कवर करेंगे, राइट? टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हम सब कुछ क्विकली कवर करेंगे। वी आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड जीमेल। आप कहीं भी हमें कोई क्वेरीज है आप हमें पूछ सकते हो। एवरी एफर्ट ऑफ योर्स इन योर जर्नी इज अ स्टेप टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन ऑफ योर ड्रीम्स। आप 1% भी अपना एफर्ट डालते हो, वो आपको आपके ड्रीम्स की तरफ को ले जाता है। सो दिस इज द वेबसाइट विद द नेम ऑफ द बिलाइवर्स JRF.com। तो आप इस पे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ये अभी प्रोसेस में है। Now come to the food. Let's understand the food. Food क्या है? Food क्या है? Food basically is a nutrient जो हमें एक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिएंट हमें क्या देता है? एनर्जी देती है। जो न्यूट्रिएंट है वो हमें एक एनर्जी देती है। ये जो एनर्जी है, एनर्जी हमें किस फॉर्म में मिलती है? ये एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में मिलती है। व्हाट इज दिस एटीपी मॉलिक्यूल्स? इज अडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सो ये हमें कैसे मिलती है? ये हमें एटीपी मॉलिक्यूल्स इज एन एनर्जी करेंसी। जिस फॉर्म में हमें एनर्जी मिलती है वो एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में मिलती है, राइट? सो एक ग्लूकोज अगर आप लेते हो तो आपको 32 एटीपी मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं, राइट? अगर एक एटीपी मॉलिक्यूल है वो कितनी एनर्जी आपके लिए छोड़ती है? 7.3 किलो कैलोरीज मोल पर एनर्जी को छोड़ती है, राइट? 100 टू 150 मोल्स पर डे हमें चाहिए होता है हमारी फंक्शनिंग के लिए, ह्यूमन बॉडी की फंक्शनिंग के लिए हमें चाहिए होता है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। सो जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स हमें दो तरह के मिलते हैं। वन इज द मैक्रोन्यूट्रिएंट, another इज द माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कैसे होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, हमारे प्रोटीन्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए एंड फैट्स हो गए, एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट्स में कुछ फाइबर्स भी आ जाते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें विटामिन्स एंड मिनरल्स से मिलते हैं, राइट? सो जब भी, उससे भी पहले एक चीज देखते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स है इज इन अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म, वो हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिलता है। जो ग्लूकोज है वो हमें सिंपल फॉर्म में मिलता है। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाए, अगर आपने चपाती खाई, जब वो ब्रेक डाउन होगी तो वो एक सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होगी, तो वो जो सिंपलर फॉर्म है वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होगी। अगेन प्रोटीन्स इज इन अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म, हम जब खाते हैं, और उसकी सिंपलर फॉर्म इज द अमीनो एसिड्स। Again, fats is the complex form and fatty acids and the glycerol is the simpler form. ठीक है? विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें कम अमाउंट में लेने की जरूरत पड़ती है, पर मैक्रो का मतलब क्या है? लार्ज अमाउंट में, जो दिन में हम बहुत ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम करते हैं, बट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम कम अमाउंट में कंज्यूम करते हैं, राइट? ना, जब भी हम देखते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज का जब बॉन्ड बनता है, एक चेन बनती है, तो इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, राइट? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट्स किससे बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन से, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेम से क्या पता चल रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को मिलके बनते हैं। ये हमें क्या करते हैं? ये हमें एनर्जी देते हैं। कितनी एनर्जी देते हैं? अगर 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो 4 किलो कैलोरीज की आपको एनर्जी मिलेगी। अब ये जो एनर्जी है, ये हमें हमारी बॉडी में एक तो स्टोरेज करने का काम करती है एनर्जी, एनर्जी स्टोर होती है। फ्यूल, अब ये हमें एक तो फ्यूल देने का, हमें जैसे ऑटोमोबाइल व्हीकल्स को जरूरत पड़ती है,
ऑयल की हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स की नीड होती है, राइट। एंड द मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स आर मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स। अब मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स क्या करते हैं हमारी बॉडी में, ये कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक मीडिएटर होते हैं, तो उसका काम भी कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं। एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट्स हमारे ऑफ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क किसका, आरएनए एंड डीएनए का एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क को क्रिएट करने के लिए भी यूज करते हैं। आरएनए डीएनए क्या है, ब्लड के सेल्स हैं, अगर ब्लड के सेल्स के आउटलाइन को क्रिएट करना, स्ट्रक्चर को क्रिएट करना, स्ट्रक्चर मतलब आउटलाइन को क्रिएट करने का काम भी कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं, राइट। अब कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या समझेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स को समझो एक शुगर की तरह, टेबल शुगर, शुगर को हम बोल सकते हैं सैकराइड्स। अब ये शुगर क्या है, एक तो शुगर हमें स्वीटनेस देने का काम करती है, मीठा देने का काम करती है। ये स्वीटनेस किससे आती है, शुगर किससे बनती है, एक तो बीट रूट से बनती है, एक शुगर केन से बनती है। ये हमें प्रिजर्व करने का काम करती है, फूड को प्रिजर्व करने का काम करती है। फूड को कैसे प्रिजर्व किया जाएगा, जब वाटर एक्टिविटी को कम कर दिया जाएगा। किसी भी फूड में अगर शुगर डाल देंगे तो उसका पानी सोख लेगा, ये शुगर एब्सॉर्ब कर लेगा पानी, और अगर पानी खत्म हो गया तो वहां पे एंजाइमेटिक रिएक्शंस खत्म हो जाएंगे। जब एंजाइमेटिक रिएक्शंस खत्म हो जाएंगी तो जो फूड है उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाएगी, राइट। थर्ड इज द फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या करता है, फर्मेंटेशन राइज करने का, डो को राइज करने का काम करता है। डो इज एन आटा, आटा को राइज करने का काम करता है। कैसे करेगा, जब शुगर के साथ ईस्ट मिल जाएगा, ईस्ट क्या है, एक लीवनिंग एजेंट है। जब ये मिल जाएगा तो जो डो है, जो आटा है, आटा में ऑलरेडी शुगर डाली जाती है, जब हम उस पे ईस्ट डाल देते हैं तो जो डो है वो राइज हो जाता है। जब ये डो राइज हो जाता है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट इज योर शुगर हैज एन एफिनिटी टू बाइंड ग्लूटेन। एफिनिटी का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन किसकी तरफ है, शुगर की ग्लूटेन को बाइंड करने की। ग्लूटेन किस में पाया जाता है, व्हीट में पाया जाता है, तो वो ग्लूटेन को बाइंड कर लेता है, राइट। तो तभी तो इतनी लास्टिसिटी होती है डो में। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट मुझे ये समझाना है, कलर भी शुगर चेंज कर देता है। कलर किस फॉर्म में चेंज करता है, इसको बोलते हैं नॉन एंजाइमेटिक और द नॉन ऑक्सीडेटिव रिएक्शन। सो कलर किस फॉर्म में चेंज करता है, तीन फॉर्म्स में। एक तो है मेलार्ड रिएक्शन, एक है डेक्स्ट्रिनाइजेशन, एक है कैरामलाइजेशन। अब मेलार्ड रिएक्शन क्या करता है, जब शुगर प्लस अमीनो एसिड अब किस में पाया जाता है, प्रोटीन्स में पाया जाता है। प्रोटीन्स का शॉर्ट फॉर्म अमीनो एसिड्स बनते हैं, उसका एक यूनिट अमीनो एसिड बनता है। जब शुगर एंड अमीनो एसिड मिलते हैं तो हमारे पास एक ब्राउनिंग रिएक्शन होता है, उसको मिलार्ड रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि खोया, खोया में अगर आपके पास मिल्क है, मिल्क में आप शुगर डाल दोगे तो उसको आप लंबे समय के लिए पकाते रहोगे, तो मिल्क में क्या है, प्रोटीन्स है, अमीनो एसिड है, उसमें आप शुगर डाल देते हो तो वो लंबे समय के लिए पकते पकते एट द एंड वो आपकी खोया बन जाती है। डेक्सट्रिनाइजेशन अब क्या है, जब हम ड्राई हीट पे स्टार्च फूड्स को पकाते हैं। अब स्टार्च फूड्स कौन से होते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा हमारा अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन्स होते हैं। अगर मैं बोलूँ ब्रेड, ब्रेड को आप लंबे समय के लिए आप ड्राई हीट पे पकाते रहते हो तो वो ब्रेड जो है उसका टेस्ट एंड कलर चेंज हो जाता है। अगेन द कैरामलाइजेशन इज, जब हम शुगर को ही बहुत लॉन्ग एंड हाई टेम्परेचर पे 175 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पे हम जब इसको पकाते हैं तो वो शुगर जो है कैरामलाइजेशन बन जाती है, उसको बोलते हैं चाशनी की। एग्जाम्पल इज चाशनी। नाउ सिक्स्थ पॉइंट एक और है इसका, फ्रीजिंग पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट, अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, शुगर हमेशा लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट। कैसे लोअर करती है,
जब आइसक्रीम में देखते हैं, आइसक्रीम में क्या होता है, कभी रेफ्रिजरेटर से बाहर भी निकाल लेते हो तब भी तो आप खाते रहते हो इजीली। व्हाई? बिकॉज ऑफ दैट शुगर, बिकॉज उसने फ्रीजिंग पॉइंट को लो करके रखा हुआ है, इसीलिए फ्रीजिंग पॉइंट, शुगर जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट को भी लो करने का काम करती है। नाउ कम टू द स्टार्च। अब स्टार्च जो है ना, वो आपके दो तरह के होते हैं, दो तरह से मिलके बनता है एक स्टार्च, माइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। जो अमाइलोज हैं वो एक लीनियर चेन में होती हैं, ठीक है। ग्लूकोज को इस तरह से हम लीनियर चेन में बना रहे हैं, बट ये सॉल्युबल होने बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट टू सॉल्युबल। अमाइलोपेक्टिन जो है वो ब्रांच्ड चेन में होती है, एंड इनको ब्रांच चेन कैसे बनती है, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, अब यहाँ पे ग्लूकोज, यहाँ पे ग्लूकोज, यहाँ पे फिर ग्लूकोज, ये ब्रांच चेन में है, इजी टू सॉल्युबल, सॉल्युबल बनाना इजी है इसको। अब हमारे पास जो ये अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन को मिलके हम एक स्टार्च बनाते हैं। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, लेट्स सी द स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप इज द जेलेटिनाइजेशन। जिलेटिनाइजेशन क्या करता है, जिलेटिनाइजेशन देखो जेल फॉर्म करता है, राइट। तो जेल फॉर्म करने के लिए हमारे पास जो स्टार्च, स्टार्च किससे मिलके बना है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन को मिलके बना है। स्टार्च कोल्ड वाटर के लिए अच्छा नहीं है, स्टार्च को हम वार्म वाटर में डाल देंगे। जब हम इसको वार्म वाटर में डाल देते हैं तो ये जो स्टार्च है, सपोज करो ये मेरे पास स्टार्च है जिसमें कि थोड़ा सा माइलोज है, कुछ अमाइलोपेक्टिन्स है, ये मैंने ब्रांच चेन बना दी है, कुछ हमारे पास लीनियर चेन के हैं, माइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन्स है। अब वो जब आपने वार्म वाटर में डाल दिया तो उसमें वो स्वेल कर गया। जब स्वेल हुआ तो जो ब्रांच चेन थे वो तो इजीली निकल नहीं पाए क्योंकि उनकी तो ब्रांचेस थी, बट जो लीनियर चेन वाले होंगे वो तो इजीली निकल जाएंगे। जब वो बाहर निकल गए तो वो कैसे निकले, जब हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो वार्म वाटर है उसने इनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया, राइट, एंड ये लीच आउट कर गए, एंड ये गेट सॉल्युबलाइज्ड, एंड ये इजीली सॉल्युबलाइज हो गए बाहर निकल के। जो हमारे पास जेल फॉर्मेशन हो गई वो किससे बन के आई, अमाइलोपेक्टिन से बन के आई, राइट। अमाइलोपेक्टिन से हमारा जेल फॉर्मेशन होके आई। नाउ इज द रेट्रोग्रेडेशन। अब रेट्रोग्रेडेशन क्या है, रेट्रोग्रेडेशन इज जब वही जेल को हम कूल डाउन कर दें, कूल डाउन करने के बाद क्या बनेगा हमारे पास, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन वापस से री इमर्ज हो जाएंगे, राइट। एट लास्ट इज द सिनरेसिस और द विपिंग। सिनरेसिस और विपिंग इसको बोलते हैं ओजिंग आउट द लिक्विड जेल फ्रॉम लिक्विड। जब हम लिक्विड से जेल को निकाल देते हैं तो सिनरेसिस या विपिंग बोलते हैं। अब इसके बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कस्टर्ड। जब आपने कस्टर्ड बनाया तो आपने लास्ट पे शुगर क्यों डाली, लास्ट पे शुगर डालने का मतलब यही है कि वो और ज्यादा बैटर और ज्यादा थिक हो जाए और ज्यादा उसके जेल फॉर्मेशन हो जाए। तो वहां पे जो माइलोज हैं वो बाहर निकल जाते हैं, जो माइलोपेक्टिन्स है वो जेल को फॉर्म करते रहते हैं। देन इज द उसको हम रेट्रोग्रेड करने के लिए रख देते हैं, कस्टर्ड को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब कुछ दिनों के लिए वो ठंडा होता रहता है तो उसमें से सिनरेसिस या वीपिंग आपने देखा होगा कि लिक्विड में से जेल जो है वो सेपरेट हो जाता है और लिक्विड सेपरेट रह जाता है, इसको सिनरेसिस या वीपिंग बोलते हैं। आई होप इतना कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स। अब ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स क्या है, दो तरह का होता है। एक तो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इसको जीआई भी बोलते हैं। एक है ग्लाइसेमिक लोड, इसको जीएल भी बोलते हैं। जो हमारे पास ग्लाइसेमिक, पहले समझते हैं ग्लाइसेमिक क्या है। एक डायबिटिक पेशेंट है, उसने उसको शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स इज नॉट गुड फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स। उसको अगर खाने हैं शुगर तो एकदम से उसने क्या किया, हाई जीआई का फूड ले लिया तो उसका जो ब्लड लेवल है वो शूट कर गया। अगर वो लो जीआई का फूड लेगा तो उसका जो ब्लड लेवल है वो शूट नहीं करेगा। ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। जब हाई जीआई के फूड, जैसे कि हम बात करते हैं व्हाइट ब्रेड की, व्हाइट ब्रेड में 100 जीआई होता है, अगर वो हाई जीआई का व्हाइट ब्रेड ले लेगा तो उसका एकदम से जो ब्लड शुगर लेवल है वो राइज कर जाएगा। अगर वो लो जीआई लेगा तो उसका ब्लड शुगर लेवल धीरे धीरे राइज करेगा और एकदम से डाइजेस्ट फूड, यहाँ पे हाई जीआई पे रैपिडली डाइजेस्ट होता है फूड।
जब रैपिडली डाइजेस्ट होगा उतनी ही रैपिडली जो ब्लड है वो बढ़ जाएगा, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। जब धीरे धीरे स्लोली डाइजेस्ट होगा लो जीआई पे फूड, तो उतना ही जो ब्लड लेवल है वो धीरे धीरे तब तक डाइजेशन खत्म हो जाएगा जब तक ब्लड लेवल है बढ़ना है। तो इसकी कुछ वैल्यूज हैं, लेट्स सी द वैल्यूज। हाई जीआई जो है वो 70 से अगर ऊपर है तो उसको मानते हैं हाई जीआई फूड्स। मीडियम जीआई, अगर हमारे पास 55 56 to 69 है तो दैट इज द मीडियम जीआई, एंड लो जीआई इज द 0 to 55 तक होते हैं, वो लो जीआई फूड्स होती हैं। नाउ कम टू द ग्लाइसेमिक लोड। अब ग्लाइसेमिक लोड क्या है, अगर पूरा ब्रेड पीस नहीं दे सकते हैं तो उनको छोटा सा हिस्सा दे दो। वो 100 का है तो ये 10 का रह गया छोटा सा हिस्सा, इसको ग्लाइसेमिक लोड बोलते हैं। तो इसमें हाई जीएल 20 से अगर ऊपर चला गया तो हाई जीएल है फूड में, अगर मॉडरेट है तो आपका 11 to 19 के बीच में रहेगा, अगर लो जीएल है तो 0 to 10 के बीच में रहेगा। आई होप ये क्लियर है। आपको क्या लगता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर गुड या फिर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर गुड? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर गुड, क्यों? एक तो इनमें फाइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, कैलोरीज बहुत कम होती हैं, प्योर कैलोरीज होती हैं, एंड मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करने का काम करता है, मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। बट सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर बैड, क्योंकि ये बहुत रैपिडली डाइजेस्ट हो जाते हैं हमारी बॉडी में, और ये स्लोली डाइजेस्ट होते हैं। जो फूड आपकी बॉडी में स्लोली डाइजेस्ट होगा वो कभी भी ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज नहीं करेगा, जो रैपिडली डाइजेस्ट हो जाएगा वो ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर देगा। अगर ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो रहा है तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में हाई जीआई पाया जाता है, और अगर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स धीरे धीरे डिजेस्ट हो रहे तो उनमें लो जीआई फूड्स पाए जाते हैं। आई होप आपको कार्बोहाइड्रेट समझ में आ गया होगा। अब अब फाइबर्स क्या है, सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं फाइबर्स के ऊपर। फाइबर्स क्या बताते हैं हमें, फाइबर सेज दैट हमारी बॉडी को अच्छे नहीं लगते हैं फाइबर्स, बट हमें खाना बहुत इंपॉर्टेंट है फाइबर्स को। क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारी बॉडी में जो सारे हम कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स खाते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होते हैं, बट फाइबर्स ऐसे हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन की जो गट माइक्रोफ्लोरा, उसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उसको हेल्दी रखने में, उसको स्ट्रांग रखने का काम करते हैं, जो लार्ज इंटेस्टाइन में गट माइक्रोफ्लोरा पाया जाता है। तो ये कौन करता है, जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हमें फाइबर की वजह से मिलते हैं वो हमारे गट को स्ट्रांग रखने में, लार्ज इंटेस्टाइन को स्ट्रांग रखने में काम आते हैं। तो ये है बेसिकली फाइबर्स का रोल। इसीलिए हमारी बॉडी नहीं इसको रेजिस्ट करती है कि हमने नहीं खाना, बट हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो फाइबर्स है। आई होप समझ में आ गया होगा फाइबर्स का कंसेप्ट। सो फाइबर्स के कुछ फंक्शंस हैं। फंक्शंस ऑफ फाइबर्स, फंक्शंस ऑफ फाइबर्स क्या है, सबसे पहली बात, जो फाइबर्स हैं वो हमें सेटाइटी देते हैं, वो हमें सेटिस्फेक्शन देते हैं। सेकेंड इज ये न्यूट्रिएंट को एब्सॉर्ब करने का काम करते हैं। न्यूट्रिएंट जो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं उनको एब्सॉर्ब कौन करता है, फाइबर्स करते हैं। इसीलिए अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है उसको एकदम से ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है तो उसको फाइबर्स देने चाहिए, उसकी वजह से उसका ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में रहेगा। स्ट्रेंथन्स द गट, गट माइक्रोफ्लोरा को स्ट्रॉन्ग रखने का काम करता है, ये हम पीछे वाले कंसेप्ट में समझ चुके हैं। इवन हमारे जो फाइबर्स हैं वो कहाँ किस किस में पाए जाते हैं, फाइबर्स हमारे पैक्टीन्स में पाए जाते हैं। पैक्टीन्स किस में पाया जाता है, जैम्स एंड जेलीज में पैक्टीन फाइबर पाया जाता है। हाइड्रोकोलॉइड्स, हाइड्रोकोलॉइड्स ऐसे फाइबर्स हैं जो कि इजीली वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, जो कि उसमें कोई कैलोरीज नहीं होती हैं, बट ये क्या करता है, ये वाटर को बाइंड करने का काम करता है। सेम एज वेल एज विस्कोसिटी को इंक्रीज करने का, विस्कोसिटी मतलब उसकी थिकनेस को इंक्रीज करने का काम करता है। सेम गोज विद आवर ब्लड,
हमारे बॉडी में जब बहुत सारा हम कोलेस्ट्रॉल ले लेते हैं तो वो हमारे ब्लड में चला जाता है, उसको सीरम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, सीरम को ब्लड बोलते हैं। सो ये हमारे ब्लड में चला जाता है जो कोलेस्ट्रॉल है। अब सीरम कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, ये हाइड्रोकोलाइज जब हम खाते हैं तो ये सीरम कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है एंड हाइपोकोलेस्ट्रेमिया क्रिएट करता है। हाइपोकोलेस्ट्रेमिया क्रिएट करेगा। हाइपोकोलेस्ट्रेमिया मतलब कोलेस्ट्रॉल का कम हो जाना हमारी बॉडी में, दैट इज गुड फॉर आवर हेल्थ। बट अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ब्लड में तो दैट इज बैड फॉर आवर हेल्थ, राइट। नाउ कम टू योर, अब सेलुलोज हैं, हेमीसेलुलोज हैं, ये भी हमारे फाइबर्स हैं, बट हम लोग इसको ह्यूमंस इसको खा नहीं सकते हैं, एनिमल्स इनको खा सकते हैं। ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। नाउ अब गुआर गम है, दैट इज ऑल्सो फाइबर, गम्स है, दैट आर ऑल्सो फाइबर्स, तो ये सारे फाइबर्स होते हैं। नाउ कम टू द प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स क्या है, इसमें क्या पाया जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ये हमें कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं। जब हम अमीनो एसिड को अमीनो एसिड से मिला लेते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये कुछ चीजें याद रखना, ये बेसिक चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, राइट। नाउ फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स देखते हैं। प्रोटीन्स के फंक्शंस क्या हैं? सबसे पहला फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट। स्ट्रक्चरल एलिमेंट क्या है? अब मैंने क्या बताया आपको पहले भी कि ये स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। इसका एक प्रोटीन है दैट इज द केराटिन। अब केराटिन कहाँ पे पाया जाता है? अगर आपको याद हो तो सैलून्स में भी केराटिन ट्रीटमेंट देते हैं। वो किसको देते हैं? हेयर्स को देते हैं। तो केराटिन कहाँ पे पाया जाता है? हमारे हेयर्स में पाया जाता है। उसकी जो हेयर की जो स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें स्ट्रक्चरल एलिमेंट प्रोटीन्स का रोल होता है, राइट। देन इज द डिफेंसिव प्रोटीन्स। अब डिफेंसिव प्रोटीन्स क्या है? जो प्रोटीन्स हैं वो डिफेंड करते हैं, एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में क्रिएट करते हैं। एंटीबॉडीज कैसे? अगर आपको याद हो कोविड के टाइम पे ढेर सारा प्रोटीन आप लोगों ने खाया, तो क्यों खाया? सो दैट जो सामने डिजीज आ रही है उसकी वजह से हमारी बॉडी उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाए और हमारी बॉडी में बहुत सारे एंटीबॉडीज रेडी हो जाए। नेक्स्ट इज द न्यूट्रिएंट एंड स्टोरेज। एक सेकेंड। न्यूट्रिएंट एंड स्टोरेज प्रोटीन्स का काम होता है। न्यूट्रिएंट एंड स्टोरेज प्रोटीन्स हमारे अमीनो एसिड्स को स्टोर करते हैं, जैसे कि ओवल बुमिन। ओवल बुमिन किसमें? ओवा कहीं पे भी देखते हो ना, उसको बोलते हैं एग। जो ओवल बुमिन है, ओवा एल्बुमिन, वो बेसिकली एम्ब्रियो, एग के एम्ब्रियो को, एग में जो बेबी होता है उसको डेवलपमेंट करने के लिए हमें प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। गेंद केसीन, केसीन मिल्क में, बेबी मैमल्स के लिए मिल्क में पाया जाता है केसीन, राइट ना। ये इवन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स का रोल निभाते हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स का मतलब क्या होता है? ये न्यू सेल्स को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स देने का काम करते हैं, जो प्रोटीन्स हैं। नेक्स्ट इज द बैलेंस द पीएच लेवल। अब पीएच लेवल क्या होता है? हमारी बॉडी में बहुत सारे एसिडिक एंड बेसिक लेवल्स होते हैं, तो पीएच लेवल को बैलेंस करने का काम करता है। कैसे बैलेंस करेगा? जब हाइड्रोजन आयंस, जो हमारे के फ्री रेडिकल्स है, हमारी बॉडी में घूमते रहते हैं, उसके साथ जब आयरन मिल जाएगा, आयरन इज Fe, जब आयरन मिल जाएगा तो वहां पे ये दोनों मिलके एसिड और बेसिक लेवल को हमारे बॉडी के बैलेंस कर देते हैं। नेक्स्ट इज द हार्मोनल प्रोटीन्स। इवन जो प्रोटीन्स हैं वो बॉडीली एक्टिविटीज में भी काम करते हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन में एज वेल एज इंसुलिन में भी काम करते हैं, राइट। सो इंसुलिन को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड एंड ग्रोथ हार्मोन्स को बोलते हैं प्रोटीन हार्मोन्स।
प्रोटीन हॉर्मोन्स। आई होप ये क्लियर है। नाउ कम टू द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। तो सोर्सेज क्या हैं? मिल्क में भी पाए जाते हैं, व्हीट में भी पाया जाता है प्रोटीन, एग में भी पाया जाता है प्रोटीन, इवन वेजिटेबल प्रोटीन्स भी होते हैं। मिल्क में दो तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, एक होते केसीन, एक होते वे। जो केसीन प्रोटीन है, हमेशा मिल्क में 80% ऑफ द केसीन एंड 20% ऑफ वे पाया जाता है। जो केसीन प्रोटीन्स हैं, केसीन प्रोटीन्स की कैसे बनता है मिल्क में? बेसिकली हम देखते हैं प्रोटीन्स को, केसीन एंड वे। अगर आपने एक मिल्क लिया, मिल्क में अगर आप लेमन डाल दोगे तो एसिडिफाई हो जाएगा वो आपका जो मिल्क है। उसकी वजह से केसीन अलग हो जाता है, सॉलिड पार्ट इज द केसीन पार्ट एंड वे इज द लिक्विड पार्ट। सेम गोज ओवर हियर। सो केसीन जो है वो पीएच लेवल 4.6 पे एट 20 डिग्री सेल्सियस पे जब हम एसिडिफाई कर देते हैं तो वो केसीन प्रोटीन बन जाता है। जो वे प्रोटीन है दो तरह के पाए जाते हैं, एक तो लैक्टोग्लोबुलिन, एक लैक्टोएल्बुमिन। सो लैक्टोग्लोबुलिन जो है वो ज्यादा अमाउंट में, मोर अमाउंट में पाया जाता है, लैक्टोएल्बुमिन लेस अमाउंट में पाया जाता है। नाउ कम टू द व्हीट। अब व्हीट में दो तरह के व्हीट में भी प्रोटीन्स होते हैं, एक होता है ग्लूटेनिन, another is the gliadin। सो ग्लूटेनिन क्या करता है? एक तो स्ट्रेंथ को अच्छा रखता है, एक इलास्टिसिटी को अच्छा रखता है, राइट। जो ग्लायाडिन है वो स्ट्रेचनेस एज वेल एज एक्सटेंसिबिलिटी देता है। एक तो स्ट्रेच ज्यादा देता है, एक्सटेंड ज्यादा करने में हेल्प करता है ग्लायाडिन प्रोटीन, राइट। नाउ कम टू द एग। वेरी इंपॉर्टेंट एग। एग पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो एग में भी कौन से प्रोटीन्स पाए जाते हैं? ओवा एल्बुमिन पाया जाता है, कोना एल्बुमिन पाया जाता है, ओवोम्यूकिन पाया जाता है, ओवोमुकोइड पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है, ओवोग्लोबुलिन पाया जाता है, विडिन पाया जाता है, राइट। सो एग जो है वो थ्री पार्ट्स में होते हैं। एग शेल हो गया, एग का वाइट एज वेल एज द एग योक। जो एग शेल होता है उसमें आपने कभी देखा होगा छोटे छोटे से डोट्स होते हैं। वो डोट्स क्या है? वो म्यूकोप्रोटीन्स हैं जो कि एग को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, राइट। जो एग वाइट है, एग वाइट में 8 to 12% ऑफ द प्रोटीन पाया जाता है प्लस वाटर पाया जाता है। जो एग योक है, एग योक में 25 to 33% ऑफ फैट भी पाया जाएगा, प्रोटीन्स भी पाए जाएंगे एज वेल एज वाटर भी पाया जाएगा। अब एग योक में प्रोटीन्स कौन से होते हैं? एग योक में जो प्रोटीन्स हैं वो एक तो लिपोप्रोटीन्स पाए जाते हैं। जो लिपोप्रोटीन्स हैं वो एक इमल्सिफिकेशन करने का काम करते हैं। इमल्सिफिकेशन क्या होता है? इमल्सिफिकेशन बेसिकली दो ऐसी चीजें जो एक दूसरे से मिलना नहीं चाहती बट हम उनको मिला देते हैं, जैसे वाटर एंड ऑयल। ये दोनों एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते हैं, हम फिर भी इसको मिला लेते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जब म्योनीज बनती हैं तो म्योनीज में वाटर नीचे रहता है, ऑयल इन वाटर होता है। जब बटर बनता है तो वाटर इन ऑयल होता है, राइट। तो लिपोप्रोटीन्स दो तरह के हमारे इसमें प्रोटीन्स होते हैं, एक तो होता है लिपोविटेलिन, दूसरा होता है लिपोविटेलिनिन, राइट। सो ये जो लिपोप्रोटीन्स है ये हमें एक्सीलेंट इमल्सिफिकेशन। नेक्स्ट चलते हैं, जो फैट्स हैं एग योक में पाए जाते हैं उसमें क्या क्या पाया जाता है? ट्राइग्लिसराइड्स पाए जाते हैं जिसको कि टीजीज बोला जाता है, फॉस्फोलिपिड्स पाया जाता है एज वेल एज लिपोप्रोटीन्स पाया जाता है। अब इन लिपोप्रोटीन्स में भी फॉस्फोलिपिड्स होते हैं एंड कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, राइट। तो ये जो फॉस्फोलिपिड्स हैं इसमें लेसिथिन होता है एक, ये भी इमल्सिफिकेशन करने का रोल निभाता है, इमल्सिफिकेशन करने के लिए रोल निभाता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गए होंगे। नाउ कम टू एक क्वेश्चन आता है, जो एग योक का येलो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? वो बेसिकली कैरोटीनॉइड्स एंड द ज़ैंथोफिल्स इन दोनों की वजह से होता है।
ये कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स क्या हैं? ये वापस से विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये क्या हैं? ये दोनों पिगमेंट्स हैं। पिगमेंट्स इज़ इक्वल टू अ कलर। फेरस सल्फाइड फॉर्मेशन। ये फेरस सल्फाइड फॉर्मेशन क्यों होती है? जब भी पीएच लेवल किसी भी एग का बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो वहाँ पे फेरस सल्फाइड ग्रीन डॉट्स बन जाएंगी ऑन द एग। आई होप इतना क्लियर है। नाउ कम टू द फंक्शंस ऑफ एग। ये भी क्वेश्चन आता है बार-बार। फंक्शंस ऑफ एग क्या हैं? एक तो है स्टेबलाइज़ द इमल्शन। इमल्शन को स्टेबलाइज़ करने का काम करता है। इमल्सिफिकेशन को स्टेबल करने का काम करता है एंड फॉर्म क्रिएट करने का काम करता है एग। एग जो है कोटिंग देने का काम करता है। कोटिंग कैसे? अगर आप एग के साथ कोई भी मटेरियल को कोट कर लोगे और उसको डीप फ्राई कर दोगे तो वो कोटिंग का काम करेगा। क्लैरिफाइंग करने का काम करता है। सूप्स को क्लियर करने का काम एग करता है। बाइंडिंग करने का, केक्स में देखा होगा, बाइंड करने का काम एग करता है। इवन थिकनिंग करने का, अगर आप किसी भी सूप में इसको डाल दोगे तो ये थिकन करने का काम भी करता है जो एग है। अब वेजिटेबल प्रोटीन्स कैसे हैं? वेजिटेबल प्रोटीन्स में सिर्फ 15% ऑफ द प्रोटीन्स पाए जाते हैं, अदरवाइज वेजिटेबल्स में कभी भी प्रोटीन्स नहीं पाए जाते हैं। किस-किस में पाए जाते हैं? जैसे कि सोयाबीन में बहुत ज़्यादा हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द प्रोटीन सोयाबीन में होते हैं। पीज़ में 5% तक पाए जाते हैं, पीनट्स में पाए जाते हैं, बीन्स में पाए जाते हैं, अदरवाइज़ हमें प्रोटीन्स वेजिटेबल्स में नहीं मिलते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो प्रोटीन, एनर्जी, मालन्यूट्रिशन। प्रोटीन, एनर्जी, मालन्यूट्रिशन क्या करते हैं? 2 तरह के होते हैं। वन इज़ द अंडर न्यूट्रिशन, अनदर इज़ द ओवर न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन का मतलब क्या है? जब हमें कोई प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए। माल का मतलब क्या होता है? डेफिशिएंसी हो जाना। जब किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसको प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन बोलते हैं। 2 तरह के होते हैं, अंडर न्यूट्रिशन एंड द ओवर न्यूट्रिशन। अब हम देखते हैं अंडर न्यूट्रिशन में से पहले। अब अंडर न्यूट्रिशन में क्या है? 3 तरह के क्लिनिकल साइंस देखने को मिलते हैं। एक है क्वाशियरकोट, अनदर इज मरासमस, एट लास्ट इट्स अ मारास्मिक क्वाशियरकोट। सो क्वाशियरकोट जो है वो 1 एंड 3 ईयर चाइल्ड के लिए होता है। ये जो है इसमें बेसिकली प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्वाशियरकोर की प्रॉब्लम हो जाती है। जो क्वाशियरकोर है इसमें साइंस क्या देखने को मिलती है? एडेमा। एडेमा क्या है? एडेमा जो है वो स्वेल हो जाना, उसको एडेमा बोलते हैं। ग्रोथ फेल्योर, स्वेलिंग होना इज एन एडेमा। तो क्वाशियरकोर में बहुत ज़्यादा मोटू-मोटू से बच्चे जो हैं वो इतने मोटे नहीं होते हैं, वो डिफरेंट वे से मोटे दिखाई देते हैं। स्वेल हुई होती है उनकी जो स्किन है, जो उनके हैंड्स हैं, फीट है, वो सब स्वेल हुआ होता है। ग्रोथ फेल्योर, ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं हो पाती है अच्छे से। मेंटल चेंज, माइंड जो है वो अच्छे से नहीं वर्क करता है। एज़ वेल एज़ हेयर में चेंज आ जाना, कॉप्रिश जैसे हेयर्स आ जा हो जाने, स्किन में चेंज आ जाना, उनकी पैचेज़ आ जाने ऑन द स्किन, मून जैसा फेस हो जाना उनका। अब मरासमस कैसे होती है? जब एनर्जी एज़ वेल एज़ प्रोटीन दोनों की डेफिशिएंसी हो जाए तो मरासमस हो जाता है। यहाँ पे एकदम से बहुत ज़्यादा मसल का लॉस हो गया बच्चे में, तो उसको मरासमस बोलते हैं। बच्चे बॉनी केज जैसे दिखाई देते हैं, उनका मंकी जैसा फेस हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा वीक बेबीज़ हो जाते हैं। 2 ईयर तक इन बच्चों को 2 ईयर से नीचे वाले बच्चों को मरासमस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नाउ कम टू द मरासमिक और द क्वाशियरकोर। एक्यूट या फिर क्रोनिक प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाए तो मरासमिक क्वाशियरकोर होते हैं। एक्यूट का मतलब एकदम से कोई प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई, क्रॉनिक मतलब लंबे समय से प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, तो मरासमिक क्वाशियरकोर उसको बोलते हैं। इसमें एडेमा, वेस्टिंग, वेस्टिंग इज़ द वेट का कम हो जाना, स्टंटिंग की प्रॉब्लम, ग्रोथ नहीं अच्छी हो पा रही है, एडेमा देखने को मिलता है, वेस्टिंग देखने को मिलती है, स्टंटिंग देखने को मिलती है। माइल्ड हिपाटोमेगाली, माइल्ड हिपाटोमेगाली, हिपाटोमेगाली का मतलब क्या होता है? हिपाटोमेगाली इज, हिपाटो का मतलब होता है लीवर, लीवर का थोड़ा-सा बढ़ जाना, मेगाली मतलब थोड़ा-सा एनलार्ज हो जाना, तो उसको मरासमिक क्वाशियरकोर के हमें साइंस देखने को मिलते हैं। नाउ कम टू द 4 सब कैटेगरीज़।
अब 4 सब कैटेगरीज क्या है? वेस्टिंग, स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन एंड डिजीज्ड कंडीशन। अब वेस्टिंग का मतलब क्या है? वेट कम है फॉर द हाइट के अकॉर्डिंगली, इसकी हाइट ज्यादा है बट वेट कम है, उसको वेस्टिंग बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टंटिंग क्या है? हाइट कम है अकॉर्डिंग टू द एज, उसको स्टंटिंग बोलते हैं। अंडर न्यूट्रिशन क्या है? वेट कम है अकॉर्डिंग टू द एज, उसको अंडर न्यूट्रिशन बोलते हैं। अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो उसको डिजीज्ड कंडीशंस बोलते हैं। सो देयर आर टू केसेस, सोवियर भी हो सकती है और मॉडरेट केस भी हो सकता है इसमें। अगर तो स्वेयर केस है तो ये -3 SD स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन सेज SD इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन सेज जब चार्ट हमारा बहुत दूर हो रहा है, डाटा बहुत दूर हो रहा है, तो स्वेयर केस इज द -3 SD, मॉडरेट इज द -2 SD टू -3 SD के बीच में देखने को मिलता है। सेम फॉर दिस सवेयर केस एंड द मॉडरेट केस, -3 SD में इसको देखेंगे, -2 SD टू -3 SD में इसको देखेंगे। अंडर न्यूट्रिशन के लिए सवियर एंड मॉडरेट का केस है। सो सवियर में -3 SD देखेंगे एंड मॉडरेट में -2 SD टू -3 SD देखेंगे। ठीक है। सो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में 1 SD तक देखा जाता है। राइट। सो वेस्टिंग क्या है? जब हाइट बड़ी हो, वेट कम हो गया। स्टंटिंग क्या है? एज ज्यादा है, हाइट कम हो गई। अंडर न्यूट्रिशन क्या है? एज ज्यादा है, वेट कम हो गया। डिजीज कंडीशंस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होगी। नाउ कम टू द एक और कंसेप्ट है इसमें, सैम एंड मैम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सैम से सवियर अक्यूट मालन्यूट्रिशन, मैम से मॉडरेट अक्यूट मालन्यूट्रिशन। अब सोवियर अक्यूट मालन्यूट्रिशन क्या बताता है? सोवियर अक्यूट मालन्यूट्रिशन इज जब बहुत ज्यादा वेट फॉर हाइट, वेट फॉर हाइट क्या है? लो वेट है अकॉर्डिंग टू द हाइट इज अ वेस्टिंग, वेस्टिंग अगर लेस देन -3 SD हो जाए तो वो हमारा सवियर केस है। उसमें मुएक, मुएक इज द मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस इज द अपर आर्म का जो मिड एरिया है उसका सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस इज इन अ राउंड। सो ये आपका लेस देन 115 मिलीमीटर होना चाहिए। अगर 105 125 लिखते हैं तो आप लोगों ने सर्शन को रोंग करके आना है, 115 मिलीमीटर ही सही आपका सर्शन होगा। एज वेल एज द बायलेटरल एडेमा, बायलेटरल एडेमा हमें क्या बताता है? बायलेटरल एडेमा सेज कि दोनों पैरों पे स्वेलिंग आ जानी इज अ बायलेटरल एडेमा। अब मॉडरेट अक्यूट मालन्यूट्रिशन क्या है? मॉडरेट अक्यूट मालन्यूट्रिशन में वेट फॉर द हाइट अकॉर्डिंग टू द हाइट ये कितना होना चाहिए? -2 SD टू -3 SD के बीच में। मुएक मिड अपर सर्कमफ्रेंस जो है इसमें बिटवीन 115 मिलीमीटर एंड लेस देन 125 मिलीमीटर के बीच में ही हम मिड मॉडरेट अक्यूट मालन्यूट्रिशन को मानते हैं। राइट। नाउ कम टू द ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन क्या है? या तो बेस्टी है, बहुत ज्यादा मोटापा है, या फिर ओवरवेट है। सो इसके कंसेप्ट क्या है? BMI, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स ये इस बार भी क्वेश्चन में आया था। इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? वेट बाय हाइट का स्क्वायर, वेट इज इन अ किलोग्राम्स एंड हाइट इज इन अ मीटर का स्क्वायर, उसको उससे हम कैलकुलेट करते हैं बॉडी मास इंडेक्स। सो आपके पास अगर कोई सपोज आपको एक नॉर्मल वेट कितना है? एक नॉर्मल वेट की रेंज है 18.5 टू 24.9 तक। अंडर वेट की रेंज क्या है? अंडर वेट की रेंज है लेस देन 18.5। ओवरवेट इससे ज्यादा चलता जाएगा 25.0 टू 29.9। ओबेसिटी हो गई तो दैट इज द 30.0 टू 34.9 टू 34.9 तक हमारी ओबेसिटी आ जाती है, टिल 40 तक भी जा सकती है। राइट। सेकेंड कंसेप्ट क्या है? दैट इज द वेस्ट सरकमफ्रेंस। वेस्ट सरकमफ्रेंस इज एब्डोमिनल पार्ट का सरकमफ्रेंस को देखना। एक मेन है, मेन का स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए? 102 सेंटीमीटर से ऊपर होना चाहिए या फिर 40 इंच से ऊपर होता है। एक वीमेन है, वीमेन में 88 सेंटीमीटर से ज्यादा या फिर 30
35 इंचेस से ज्यादा होता है। थर्ड इज द वेट हिप रेशियो, वेस्ट हिप रेशियो। वेस्ट हिप रेशियो से वेस्ट से लेके हिप तक की जो रेशियो है वो कितनी आ रही है। अगर तो WHR मोर देन 1.0 आ रहा है तो उस पर्सन को डायबिटीज हो सकती है, कोरोनरी आर्टरीज की प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर उसका 0.9 तक आ रहा है तो दैट्स ओके, वो सेफ है पर्सन। अगर उसका 0.80 तक आ रहा है तो उसको कोई रिस्क नहीं है किसी भी चीज का। ठीक है, आई होप यहाँ तक प्रोटीन्स आपको समझ में आ गए होंगे। प्रोटीन्स इतना ही कंसेप्ट अगर आप कर जाओगे तो 45 डेज में भी आप JRF को क्रैक कर सकते हो। नाउ कम टू द फैट्स एंड लिपिड्स। फैट्स को इवन हम लिपिड्स भी बोलते हैं। तो ये हमारे स्मॉलर पार्ट्स क्या हैं, एक तो फैटी एसिड्स हैं, एक ग्लाइसेरोल है। इसी पार्ट में डिवाइड होते हैं जो फैट्स हैं। तो फैट्स और द लिपिड्स, अब फैट्स और लिपिड्स क्या हैं, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसेरोल से बने होते हैं, राइट। तो जो फैट्स हैं वो दो तरह से मिलते हैं, एक होता है सेचुरेटेड फैट्स, एक होता है अनसेचुरेटेड फैट्स। एक होते हैं सेचुरेटेड फैट्स, एक होते हैं अनसेचुरेटेड फैट्स। तो सेचुरेटेड फैट्स क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड से बने होते हैं, कार्बन की सिंगल चेन से बनते हैं। सेचुरेटेड बॉन्ड जो फैट्स हैं वो डबल बॉन्ड से बनते हैं, कार्बन के डबल बॉन्ड से बनते हैं। तो सेचुरेटेड फैट्स हैं वो हमें 8 to 10% तक ही कंज्यूम करने चाहिए। ये हमारे LDL लेवल को इंक्रीज करते हैं। LDL लेवल क्या है, दो चीजों को समझते हैं। हमारे पास बॉडी में हमारे कोलेस्ट्रोल्स होते हैं। कोलेस्ट्रॉल्स दो तरह से हमारे बढ़ते हैं, एक तो LDL होते हैं, एक HDL होते हैं। जो LDL है, LDL जो है वो बैड फैट्स हैं। बैड फैट्स कैसे माना जाता है इसको, ये हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, हार्ट डिजीजेस को इंक्रीज करता है। जो HDL है वो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं। जो ये LDL होते हैं वो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं। सो ये काम क्या करते हैं, जो LDL है बेसिकली अगर आपने देखा होगा ना, कोई हल्की चीज है उसको आप अगर पानी में डाल दोगे तो वो ऊपर रहेगी या नीचे चली जाएगी, ऊपर रहेगी ना। तो सेम गोज विद LDL। LDL इज द बैड फैट। जो हल्के फैट्स होते हैं वो LDL होते हैं, वो हमारी बॉडी में ऊपर ही स्टे कर जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं हमारी आर्टरीज में, जो कि हार्ट के साथ कनेक्टेड है। HDL क्या करते हैं, HDL इज अ हाई डेंसिटी। जो ज्यादा वेट होगा वो नीचे की तरफ को जाएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन से बाहर निकल जाएंगे। इसीलिए जो HDL है इज अ गुड फैट एंड LDL इज अ बैड फैट, राइट। सो जो सेचुरेटेड फैट्स हैं हम इसको कैसे मानते हैं, सेचुरेटेड फैट्स को हमेशा जो सॉलिड हो जाएं रूम टेम्परेचर पे उसको सेचुरेटेड फैट्स बोला जाता है, और जो लिक्विड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे उसको अनसेचुरेटेड फैट्स बोला जाता है। इसमें हमारे पास मीट आ सकती है, डायरी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, एग्स आ जाते हैं, कोकोनट ऑयल आ जाता है, पाम ऑयल आ जाता है। एंड ये हमेशा जो सेचुरेटेड फैट्स है वो LDL को इंक्रीज करेंगे, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देंगे। जो अनसेचुरेटेड फैट्स है दे आर गुड फॉर आवर हेल्थ। अब अनसेचुरेटेड को समझते हैं। अनसेचुरेटेड जो है वो भी दो तरह के होते हैं, एक होता है मोफा, एक होता है पुफा। जो मोफा है वो है मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। जो है पुफा वो है पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स, राइट। सो मुफास क्या करते हैं, मुफास बेसिकली हमें ऑलिव ऑयल से मिलते हैं, एवोकेडो से मिलते हैं, नट्स से मिलते हैं। ये हमारे हार्ट के रिस्क को डिक्रीज कर देते हैं। जो पुफास हैं वो वेजिटेबल ऑयल से मिलेंगे, फैटी फिश से मिलेंगे, एंड द नट्स एंड सीड्स से हमें मिलते हैं, राइट। अब देखते हैं पुफास भी दो तरह के होते हैं, एक होता है ओमेगा 6, एक होता है ओमेगा 3। तो इवन हम N-6 भी लिख सकते हैं, इसको N-3 भी लिख सकते हैं। ये हमें 1 के रेशियो में चाहिए तो ये हमें 4 के रेशियो में चाहिए। अगर ओमेगा 3 1 ग्राम खाएंगे तो 4 ग्राम हमें ओमेगा 6 को खाना पड़ेगा। ओमेगा 3 करते क्या है, ओमेगा 3 हमारे ब्रेन के फंक्शंस में काम आते हैं।
ब्रेन फंक्शंस में काम आते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को नॉर्मलाइज करते हैं, बेटर करते हैं, राइट। इवन रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करना, इन्फ्लेमेशन मतलब कोई इन्फेक्शन को रिड्यूस करना हमारी बॉडी में, सो दैट हमें कोई क्रॉनिक डिजीज है उसके रिस्क को, कोई बहुत लंबे समय से हमें कोई डिजीज है उसके रिस्क को कम करने में ओमेगा 3 काम आते हैं। नाउ ये किस किस में पाए जाते हैं? ओमेगा 3 फैटी फिश में पाए जाते हैं, वॉलनट्स में पाए जाते हैं, फ्लैक्स सीड्स में पाए जाते हैं, चिया सीड्स में पाए जाते हैं एंड सोयाबीन में पाए जाते हैं। ओमेगा 6 जो है, ओमेगा 6 यही इन्फ्लेमेशन जो ये रिड्यूस करते हैं, इसी इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करने का काम करते हैं। प्रमोट क्यों करते हैं? सो दैट हमारा इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, इसलिए, राइट। सो इसमें हमारे पास कुछ ओमेगा 6 जो है वेजिटेबल ऑयल्स में, जैसे कि कॉर्न ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, एज वेल एज नट्स एंड सीड्स में भी ओमेगा 6 को देखा जाता है। आई होप इतना का समझ में आ गया होगा। एक और कंसेप्ट ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 के ऊपर समझते हैं। जो ओमेगा 3 है, ओमेगा 3 में अल्फा लिनोलेनिक एसिड पाया जाता है, एसिड पाया जाता है जो कि प्रीकर्सर है इकोसा पेंटियोनिक एसिड का एंड डोकोसा हेक्सियोनिक एसिड का। ओमेगा 6 जो है वो लिनोलिक एसिड में, अब यहाँ पे लेनिक है, यहाँ पे लिनोलिक एसिड पाया जाता है जो कि प्रिकर्सर है अरेकिडोनिक एसिड का, राइट। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, ट्रांस फैट्स। अब ट्रांस फैट्स क्या है? वेजिटेबल ऑयल्स को जब हम हाइड्रोलाइज कर देते हैं, पार्शियली हाइड्रोलाइज कर देते हैं सो दैट सॉलिड फॉर्म में बन जाए, तो वो ट्रांस फैट्स बन जाते हैं। यहाँ पे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करना ब्लड में, ये बहुत ज्यादा बैड फॉर आवर हेल्थ, बिकॉज ब्लड में एलडीएल को इंक्रीज करता है और एचडीएल लेवल को कम कर देता है, बॉडी में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देता है, राइट। बेक्ड गुड्स में पाया जाता है, स्नैक गुड्स में पाया जाता है, फ्राइड फूड्स में ये हमें देखने को मिलता है। अब कोलेस्ट्रॉल क्या है? जो कोलेस्ट्रॉल है दैट इज द वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस होता है जो कि हमारे सेल्स में हमें पाया जाता है, जो कोलेस्ट्रॉल है, राइट। ये कौन प्रोड्यूस करता है? कभी कभी तो हमारी लीवर भी प्रोड्यूस करते हैं, कभी हम फूड से ले लेते हैं, फूड कौन से, डायरी हो गया, मीट हो गया या एग्स हो गए। सो ये हमारे हॉर्मोन्स जैसे कि विटामिन डी एज वेल एज बाइल एसिड्स के हॉर्मोन्स को सिंथेसाइज, जोड़ने का काम भी करता है, राइट। सो कोलेस्ट्रॉल समटाइम्स इज अ बैड एंड समटाइम्स इज अ गुड, बट कोलेस्ट्रॉल अगर एचडीएल होंगे तो वो अच्छे हैं, अगर एलडीएल होंगे तो बुरे हैं, ठीक है। फंक्शंस पे चलते हैं ऑफ फैट्स। फंक्शंस ऑफ फैट्स क्या है? एक तो सबसे पहली बात है, हमें एनर्जी स्टोर करती है। जो फैट्स हैं कहाँ पे एनर्जी को स्टोर किया जाता है? एडिपोस टिश्यू में स्टोर करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है? ये हार्मोन प्रोडक्शन करने का काम करता है। हार्मोन प्रोडक्शन ही जैसे कि सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने का, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करने का काम करता है। सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को क्रिएट करने का काम करता है। कैसे सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को क्रिएट करता है? आउटर लेयर ऑफ सेल्स की आउटर लेयर को क्रिएट करने का काम ये करता है। ब्रेन फंक्शनिंग में हेल्प करता है। ओमेगा 3 हमने पहले ही देखा है ब्रेन की फंक्शनिंग में काम आता है, राइट। फैट सॉल्युबल विटामिन्स जितने भी हैं उनको एब्सॉर्ब करने का काम हमारे फैट्स करते हैं। अगर आपने फैट्स खाए हैं तभी आपके फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन से हैं? डैक, कल को भी वीडियो आएगी इसके ऊपर, डैक के ऊपर विटामिन्स को डिस्कस करेंगे, तो इसको देख लेना। जो डैक फैट सॉल्युबल विटामिन्स है उनके एब्सॉर्ब करने का काम हमारे फैट्स करते हैं। अदरवाइज अगर फैट्स नहीं होंगे तो ये भी एब्सॉर्ब नहीं होंगे आपकी बॉडी में, आपको विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के नहीं मिलेंगे, राइट। इंसुलेशन का काम करता है। जो फैट है, अगर आपकी बॉडी बहुत शिवर कर रही होगी और अगर आप फैट्स खा लोगे तो वो वार्म देने का काम करती है, वार्म रखने का काम करती है, एज वेल एज प्रोटेक्शन का काम करती है।
कोई भी ऑर्गन में इंजरी है या डैमेज है तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी फैट्स करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड कल को भी हम 44th डे पे डिस्कस करेंगे हमारे विटामिन्स, मिनरल्स एंड अदर सम टॉपिक्स एंड सो वीडियोस को चेक करते रहना।